हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड लैब्स एकेडमी। आज की इस वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हर एक्टिविटीज जो होती है हमारी इकोनॉमी के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं उन सबको सेक्टर्स कहा जाता है। जो सेक्टर्स है उसे काफी बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। जो एक्टिविटी है उसका नेचर क्या है, उस बेसिस पे जब हम सेक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें तीन तरह के सेक्टर मिलते हैं गाइस। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है हमारा टर्शरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें क्या होता है गाइज, डायरेक्ट नेचर से हम चीजों को लेते हैं। जैसे हमारा मिल्क हो गया, उसे हम डायरेक्ट नेचर को यूज करके ले रहे हैं, तो वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। इसका एग्जांपल हो गया नेचर, मिल्क, कॉटन और भी हो गया। इसमें जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब होती है। इसलिए इसे हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। अब बात आती है इसे प्राइमरी सेक्टर ही क्यों कहते हैं। इसे प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटीज का बेस होता है। हमारी इकोनॉमी के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है ना, ये उन सबका बेस होता है। जैसे इसमें कॉटन बनता है, इसमें मिल्क आता है, मिल्क से ही तो आइसक्रीम बनेगी, कॉटन से ही तो सूजा बनेगा एक तरह से देखा जाए। तो ये सब के लिए बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए बेस बनाता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का वर्क होता है जो प्राइमरी सेक्टर से हमें जो चीजें मिली हुई हैं, जो प्राइमरी सेक्टर से हमें गुड्स मिले हैं, उसे वो मैन्युफैक्चर करता है और भी डेवलप करता है। जैसे हमें मिल्क मिलता है प्राइमरी सेक्टर, तो उसे डेवलप करके वो आइसक्रीम बनाता है, तो उसे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो वो काम होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो ज्यादातर वर्क है वो इंडस्ट्रीज की मदद से होता है, इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। फिर आता है तीसरा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो होता है ना, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे हमने पिछले दो सेक्टर देखे उसमें गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन टर्शरी सेक्टर में जो है वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। वहां पर बाकी सारी चीजें यूज की जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है वहां पे। कि मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी में आइए, आप प्राइमरी में मिल्क प्रोड्यूस हुआ तो मिल्क को सेकेंडरी सेक्टर के लिए इंडस्ट्री में पहुंचाएगा कौन, वहां तक उसे ले कौन जाएगा, वहां तक उसे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ले जाएगा, यानी टर्शरी सेक्टर। फिर वहां जब मैन्युफैक्चर हो तो उसे कंज्यूमर यानी मार्केट तक कौन ले जाएगा, तो भी वहां टर्शरी सेक्टर का रोल है। तो इसलिए उसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब टर्शरी सेक्टर का वर्क होता है। अगर हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करें तो इन सबको कंपैरिजन के काफी तरीके हैं। जैसे जीडीपी हो गया। अच्छा, आप सोचिए कि अगर हम इन तीनों की इनके अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे यहाँ इतना किलो चावल हुआ, उतना किलो गेहूं हुआ, तो काफी दिक्कत होगी क्योंकि काफी ज्यादा होगा। लेकिन अगर उसे हम वैल्यू से अगर एक तरह से डिनोट करें, जैसे 8 रुपए किलो चावल, तो अगर हमारा 1000 किलो चावल हुआ है तो 8000 रुपए हो जाएगा। तो उस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें वैल्यूज से तो इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीडीपी जो होती है वो पूरी सम होती है टोटल कंट्री का, कि एक कंट्री ने कितना इकोनॉमी कमाई। जीडीपी पे जो मेन रोल अब तक 1973 तक जो जीडीपी का मेन रोल था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो लाता था प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में अभी भी 70% लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो अब उतना वो इनकम नहीं दे पा रहा है, इतनी वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है। 1973 से पहले 5,05,000 करोड़ जो था वो हमारा सबसे ज्यादा था प्राइमरी सेक्टर की मदद से। लेकिन 2013-14 में जो अचानक से इंक्रीज आया टर्शरी सेक्टर में, और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी है जीडीपी में शेयर है वो अब टर्शरी सेक्टर का हो गया। टर्शरी सेक्टर अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, ये क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। तो इसके मेन पॉइंट्स यही हैं कि लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, हॉस्पिटल्स की, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, तो लोगों ने इसकी डिमांड चालू कर दी। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए भी हमें टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस थी। तो इसलिए साथ ही साथ लोग एजुकेटेड होते गए तो उनमें स्किल डेवलपमेंट हुआ, और स्किल डेवलपमेंट होने के बाद ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़े। इसलिए जो सर्विस सेक्टर है उसमें अचानक से इंक्रीज आया था, इसी वजह से उसने इतना ज्यादा जीडीपी में अपना शेयर बनाया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से एम्प्लॉयड है, उसके बेसिस पे सेक्टर्स किस बेसिस पे डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। तो इस पे दो पार्ट्स हैं, पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये वेल मेंटेन्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाए तो जो वहां के जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपर जो है वो तनख्वाह मिल रही है, प्रॉपर वेजेस मिल रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है, उन्हें सब कुछ अच्छे से मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट को रेलवेज हो गया, टाटा रिलायंस हो गए, ये सब जो है उन्हें अच्छी वेजेस दे रहे हैं। अगर उनकी वेजेस में कोई कमी आ रही तो वो बता सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ चले जाएं तो वहां पर सीधी बात है, अनऑर्गेनाइज का मतलब नॉट वेल मेंटेन, नॉट मेंटेन। तो इसमें एक सीधा सा मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पर जो वेजेस है वो रेगुलर नहीं है, जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है, आप कभी भी जॉब से हटाए जा सकते हैं, आप में को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन जो मोस्टली लोग हैं इंडिया में 60% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रखते हैं।
क्यों रखते हैं इसके भी कुछ रीजन है। क्यों? क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, वो स्किल डेवलपमेंट उनके पास नहीं होती, और भी इस तरह से चीजें होती हैं। अब थोड़ा और बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में। ओनरशिप के जो बेसिस पे दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, गवर्नमेंट या उसकी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट रन करती है, वो हो गया हमारे पब्लिक सेक्टर। जैसे हमारा रेलवेज ही हो गया, वही हमारा एक पब्लिक सेक्टर है। दूसरा है हमारा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा रन किया जा रहा है जो सेक्टर, तो जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। तो इस तरह से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है गाइस, वो मेनली बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड कर दी जाती है। पहली होती है हमारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है हमारी, उसका मतलब होता है जैसे मेरे पास कोई स्किल है लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट की नजरों में मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो मैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आ गया। लेकिन 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 किसी फार्मर को, अब डिस्ग्यूज्ड में क्या होता है, कोई फार्म है, वहां पर 5 लोग, एक फार्मर का परिवार जिसमें 5 लोग रहते हैं, वो फार्मर के पास छोटा सा खेत है, वो 5 लोग उस पर फील्डिंग, उस पर काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर केवल 3 लोग उसमें काम करें तो भी उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, अगर पूरे 5 लोग मिलकर उसमें काम करें तो भी उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ जो बाकी जो 2 लोग एक्स्ट्रा बचे, ये फालतू में काम कर रहे हैं, इनकी काम करने ना करने से कोई मतलब तो हो नहीं रहा। तो यानी ये आ रहा है डिसड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयड तो हैं कि वो लोग बेरोजगार तो हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता, इसीलिए वो गवर्नमेंट की नजरों में वो बेरोजगार नहीं निकल पाते हैं। यही उसका रीजन है। अब उसको बेरोजगारी को हटाने के लिए गवर्नमेंट की जो नजर होती है वो इन्हीं टाइप के सेक्टर्स पे होती है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की 2005 में, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें क्या है, एक किसी भी वर्कर को मिनिमम 100 डेज, एक साल में 100 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा कम से कम। यानी एक साल में वो 100 दिन काम कर सकता है कोई भी वर्कर, या उससे भी ज्यादा मिलेगा, कम से कम 100 दिन का होता है। तो जो मनरेगा है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और गवर्नमेंट इससे काफी ज्यादा खुश है। थोड़ा और आगे आते हैं हम, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमीज हैं वो किस तरह से शेयर कर रही हैं हमारे साथ। इकोनॉमीज जो है हमारी, वो इन सेक्टर्स की वजह से डेवलप हो रही हैं, और जो सेक्टर्स है वो हमारी वजह से डेवलप्ड हो रहे हैं। हमारी वजह से क्यों डेवलप्ड हो रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं तभी तो सेक्टर्स को डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसे अचानक से प्राइमरी से टेरिटरी सेक्टर में डेवलपमेंट होना क्या हुआ, क्योंकि हमने टेरिटरी की डिमांड की थी, तभी तो हमारी डिमांड पर टेरिटरी सेक्टर हुआ। इसीलिए ये शो कर रहा है कि जो पीपल्स हैं वो अब अवेयर होते जा रहे हैं, इसी वजह से जो डिमांड्स है वो बढ़ रही है। और जल्दी ही आगे आने वाले 10-15 साल में या 2-3 डिकेड्स में हमारा जो इंडिया है वो काफी अच्छी इकोनॉमी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन वो इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमिक कंट्री होगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।